दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपके सामने जीवन के अहम बिंदु पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि आखिर कोरोना के बाद मार्केट की स्थिति इतनी ख़राब है कि लोगों को न तो काम मिल रहा ढंग से, न जॉब ढंग से मिल रही और ना ही कमाने का कोई ऐसा साधन जिससे कि परिवार का जो ज़रूरत है, परिवार की जो आवश्यकताएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उनको ठीक से निपटा सके। समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं, समाधान मिल नहीं रहा, तो समाधान के तौर पर अब जो क्रांति चल रही है डायरेक्ट सेलिंग की, बहुत बढ़िया विकल्प सामने निकल के आया है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग का जो संबंध है वो संबंध MLM यानी मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से है। तो वैसे मैं आप लोगों का एक भ्रम दूर कर दूं कि जो भ्रम 20 साल से लोगों के अंदर ज़्यादा पल गया है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां 2 के 2, 2 के 4, 4 के 8 बनाने वाली हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ये सिस्टम होता है, जिस तरह से एक इंजन का, एक मशीनरी का सिस्टम होता है और एक एक पार्ट का अपना अलग अलग काम होता है और एक एक पार्ट अपना अलग अलग काम एक सिस्टम से करता है, तब वो मशीन लोगों को काम करके देती है, तब मशीन से लोग बेनिफिट उठा पाते हैं। इसी तरह से MLM का एक सिस्टम है कि आपको अपनी बात रखनी है लोगों के सामने और लोगों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनका सामान प्रोवाइड कराना है। चलिए, ये सब्जेक्ट को मैं यहीं क्रॉस करता हूँ, लेकिन जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उन भ्रांतियों पर एक नज़र डालते हैं कि आज से 20 साल पहले जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर कंपनियाँ आई जिन्होंने लोगों का शोषण किया, वो शोषण पिरामिड स्कीम और मनी रोलिंग स्कीम पर लोग उस समय नहीं समझ पाए। उस समय लोगों को जानकारी तो सही दी गई कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जो सामान बनता है और वो कस्टमर तक आते आते बीच में जो 4-5 मीडिएटर का जो रोल होता है, उस रोल के तहत जब गुजरता है तो बट नेचुरल सी बात है कि प्रोडक्ट महंगा आएगा ही आएगा। अगर कोई प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चरर के यहाँ पे अगर 40 रुपये का बनता है तो बाकी का जो उस पर MRP वहाँ से डाल के बेचते हैं 100 रुपीज़। तो 60 रुपये का जो बीच में अंतर आ जाता है तो वो MRP पर जा कर के वो सटीक बैठ जाता है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, बीच में फिर ऐड आ गया, ऐड वाले को पैसा जाना है। तो अब MLM क्या करती है कि जो बीच का जो दायरा है उस दायरे को ख़त्म करके डायरेक्ट मैन्युफैक्चर टू कस्टमर, तो जो बीच का मुनाफा है तो बीच के मुनाफे को वो उसको सिस्टम के जरिए बांटते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आदमी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना बंद कर दे, ऐसा तो नहीं है कि लोग चीज़ों का उपभोग करना बंद कर दे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता और ना ही होगा। लेकिन सिस्टम बदलेगा और बदल रहा है। लोग तेजी से डायरेक्ट सेलिंग की तरफ जा रहे हैं। व्यक्ति वहीं ज़्यादा जाता है जहां उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है। उस डॉक्टर के पास भीड़ ज़्यादा होती है जिसके पास इलाज सही मिलता है। इसी तरह से उन कंपनियों के पास लोग ज़्यादा जाते हैं जिनके अंदर क्वालिटी, रेट्स और उनकी गुणवत्ता, ये सारी चीज़ें सही होती हैं। अब मैं आता हूँ
कि डायरेक्ट सेलिंग पर आज तक कमान किसी ने लगाई है? जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग पर सन 2016 में भारत सरकार ने एक गाइडलाइन बनाई है। उस गाइडलाइन के तहत डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में जो कंपनियां आएंगी उनके लिए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए एक मानक, उस सबसे पहली बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर कोई भी कंपनी अपनी कंपनी में किसी भी मेंबर से एक पैसा रजिस्ट्रेशन के नाम पे नहीं ले सकती। नंबर 2, अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कंपनी लोगों को जोड़ने का काम कर रही है अपने आप से, अगर अपना डायरेक्ट सेलर कंपनी अपॉइंट कर रही है, बना रही है, तो सबसे पहली बात कि कंपनी के पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए। अगर कोई कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उतरती है और लोगों को अपना मेंबर बनाती है, तो चौथे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है कि प्रोडक्ट अगर कंज्यूमर को पसंद नहीं आता है तो वो प्रोडक्ट कंपनी को रिटर्न करना पड़ेगा। उसके बदले में जो कंज्यूमर का पैसा है वो पैसा अपनी पॉलिसी के तहत वापस करेंगी।